रियल एस्टेट के लिए 2016 बेहद उतार चढ़ाव भरा साल रहा। शुरुआती मंदी के बाद साल के आखिर में बेहतरीन फेस्टिव सीजन की वजह से रियल एस्टेट को सुधार की उम्मीद दिखाई देने लगी थी। इसी उम्मीद पर तगड़ी चोट कर डाली नोटबंदी ने और हो गया 2016 में रियल एस्टेट का बंटाधार। आखिर क्या उम्मीदें और क्या निराश करने वाली यादें 2016 में समा गई, देखते हैं इस सेक्टर के एक्सपर्ट्स की जुबान। काफ़ी दिनों से एक प्रतीक्षित जो बिल था रेरा, वो इसके अंदर इस साल में पास हुआ है। दूसरा जीएसटी जो बिल है वो भी इसी ईयर ने हमको दिया है। तो मुझे लगता है कि 2016 की अगर हम बात करें तो ये एक ऐतिहासिक साल जो काफ़ी सालों तक आने वाले सालों में जाना जाएगा। ये मार्केट रियल एस्टेट की थोड़ी रेट है, जो एक्चुअल स्कीम्स इतनी आ गई थी मार्केट में, जो सारे ये इन जनरल बिल्डर ले रहे थे, इनिशियल पैसा इकट्ठा कर लेते हैं प्रोजेक्ट का, वो फाइनेंस पुराने प्रोजेक्ट के लिए करते हैं। तो ये चीज़ जो नए प्रोजेक्ट जो डिलीवर करने होते हैं वो डिले हो जाते हैं। तो उसके करके जो रेरा आया है जिसमें 70% होल्ड करते हैं पैसे, एस्क्रो अकाउंट खोलते हैं बिल्डर के साथ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा अब रेरा जब इम्प्लीमेंट होगा। एक और चीज़ है, जो बिल्डर का कोई प्रोजेक्ट आगे नहीं कंप्लीशन में जा रहा है और डिले हो रहा है, उसके लिए कि बैंक्रप्सी एक्ट भी पार्लियामेंट में इम्प्लीमेंट हुआ है, पास हो गया है एक्चुअली, तो दैट विल बी वेरी गुड, अच्छा रहेगा। काफ़ी डेवलपर्स ने अच्छे लेवल की अच्छी मात्रा में डिलीवरीज दी, लोगों को चाबी हाथ में दी। एंड आज देखेंगे तो काफ़ी संख्या में फैमिलीज शिफ्ट कर गई हैं और अपने नए घर को एंजॉय कर रहे हैं। तो एक जो प्रॉब्लम थी कि डेवलपर सिर्फ वादे ही करता है, डिलीवर नहीं करता, इस साल से एटलीस्ट डेवलपर कम्युनिटी ने उनको दिखा दिया कि नहीं, डेवलपर वादे भी करता है और डिलीवरी देने में भी सक्षम है। लेकिन कई ऐसी हर्डल्स होती हैं जिसमें वो बेबस होता है और डिलीवरी देने में डिले हो जाती है, जो डेवलपर के कंट्रोल से बाहर की चीज़ें होती हैं। 2016 का साल थोड़ा सा मंदी का दौर रहा है। 2015 के मुकाबले में 16 के अंदर सेल कम हुई है और कहीं ना कहीं जो हमारा इन्वेस्टर था, फ्लैट बायर था, उसका विश्वास थोड़ा सा कम था। और रेरा आने के बाद में उसमें लास्ट मोमेंट पर जब रेरा नोटिफाई हुआ है, उसके बाद कुछ विश्वास इंक्रीज हुआ है। साल का अंत आते आते अब ये नोटबंदी आ गई है, तो देखिए एक अर्थव्यवस्था में बहुत बड़ा कदम है और जो रियल एस्टेट है वो अर्थव्यवस्था में अपना एक अहम स्थान रखता है और इसके चलते नोटबंदी से तो काफ़ी प्रभाव पड़ा है। अभी बाज़ार का एक सिस्टम बनने में और बाज़ार को संभलने में तो समय लगेगा। इन कंपैरिजन टू 2016 की बात करें तो बहुत ज़्यादा इजाफा नहीं हुआ, ना रेट्स की बात करें ना अगर यूनिट्स की बात करें। लेकिन मैं कहूँगा कि रियल एस्टेट एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह आगे बढ़ने लगा। यहाँ पे मैच्योर्ड डील्स तरीके से होने लगी। जो रियल एस्टेट में तरह तरह के प्लेयर्स आ रहे थे वो कम हो गए और कॉन्फिडेंस बढ़ा। साल 2016 रियल एस्टेट के लिए, प्रॉपर्टी के लिए मिला जुला रहा और इसमें काफ़ी बिल्डर्स ने पोजीशन भी दिया है और लोगों ने काफ़ी अपनी प्रॉपर्टी परचेज़ करी है एज एंड यूज़र। लोगों को काफ़ी फ़ायदा हुआ प्रॉपर्टी का। और बट साल के एंड में जो डिमोनेटाइजेशन की स्कीम आई, जो पॉलिसी हुई, उससे थोड़ा सा ये नेगेटिव हुआ और सेल्स थोड़ी डाउन हुई। तो आपने देखा कि 2000 साल जो बीत रहा है और आज इस मुकाम पे खड़े होकर हम बीते साल पर और रियल एस्टेट सेक्टर पर जब नज़र डालते हैं तो आप सोचिए किस तरह से उम्मीदों को बनना, उसके बाद आपको तमाम तस्वीरें सामने आएंगी आपके लोगों का अपने फ्लैट के पोजीशन के लिए सड़कों पर उतरना और तमाम नामी बिल्डर्स, जितने बड़े बड़े बिल्डर्स हैं, सबके ग्राहक सड़कों पर उतरे, सबने उनके खिलाफ खुलकर बोला। चलिए इस तमाम बातचीत को हम आगे बढ़ाएंगे। इससे हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। प्रदीप मिश्रा जी हैं, आप जानते हैं प्रॉपर्टी एक्सपर्ट हैं, और आदित्य परोलिया जी हैं, जानने वाले वकील हैं और खासतौर पर प्रॉपर्टी से जुड़े मामलों के हक के लिए
लड़ाई लड़ते हैं अदालत के जरिए। प्रदीप जी, सबसे पहले आप अगर 5 लाइनों में 5 पॉइंट्स में अगर इस पूरे साल को समाना चाहे 2016 को रियल एस्टेट सेक्टर के जरिए, तो वो कौन से 5 बिंदु हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ये 2016 रहा रियल एस्टेट सेक्टर के लिए? देखिए, सबसे पहले तो डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट, और उसके बाद रेरा का आना, और फिर जो कोर्ट के जजमेंट आए, जो एक बायर फ्रेंडली कोर्ट के जजमेंट आए, उससे बायर को एक बूस्ट मिला जिससे वो अपने हक की लड़ाई को वो आगे बढ़ा सका। फिर HVAT के ऊपर जो डिसीजन आया, सर्विस टैक्स के रिफंड को लेके जो डिसीजन आया, ये वो कुछ बिंदु हैं जो पूरे साल में आए जिससे प्रॉपर्टी के प्राइजेस थोड़े रेगुलेट हुए और डेवलपर को भी समझ में आया कि हमें वास्तविकता में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करना है और उसको आगे कंटिन्यू भी करना है, और ईयर ऑफ डिलीवरी भी 2016 के अंदर बहुत हुए। जी चलिए, कॉलर इस वक्त हमारे साथ में साकेत से विकास हैं। जी विकास जी, विकास जी आप सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ सर, मैं सुन पा रहा हूँ। हाँ बताइए प्लीज। हाँ सर, मेरा एक मकान इंद्रप्रस्थ आवासीय योजना में है गाजियाबाद में। हाँ GDA का। हाँ, तो उसके मैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना चाह रहा हूँ, वो कितना डेवलप होगा और क्या उसके भविष्य है सर? प्रदीप जी, लोकेशन तय गाजियाबाद में कहाँ पर है? ये सेकंड पटेल नगर है सर। ये अभी GDA की समाजवादी आवासीय योजना आई थी ना सर? हाँ 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 हाँ, तो उसमें मेरा मकान अलॉट हुआ है, तो उसी में बारे में जानना चाह रहा हूँ कि मतलब मेरा इन्वेस्टमेंट ठीक है या ये फिर मेरठ रोड के ऊपर जो पड़ रहा है आगे? नहीं सर, ये इधर है, ये आपका बोपरा के पास है सर, ये गाजियाबाद में। हाँ ठीक है ठीक है। कितनी पेमेंट कर चुके हैं आप? मैं 10 लाख कर चुका हूँ सर। देखिए, रेट्स में कहूँगा रिजनेबल आए हैं, और लोकेशन भी करीब करीब ठीक है, बहुत ख़राब लोकेशन नहीं है। ओवरऑल मार्केट इस टाइम बहुत पॉजिटिव साइन नहीं दे रही, तो बहुत शॉर्ट टर्म में बहुत एक्सपेक्ट मत कीजिए, लेकिन ओवरऑल मैं कहूँगा टेक्निकली प्रोजेक्ट ठीक है, और आने वाले टाइम में आपको अच्छी अप्रिसिएशन भी मिल सकती है। जी चलिए आदित्य जी, अगर हम बात करें 2016, तो क्या आपको लगता है कि अदालत में अब की बार ऐसा हुआ कि जो एंड यूजर है उसका भरोसा, क्योंकि इसके पहले ये होता था कि आप अगर बिल्डर के खिलाफ अदालत में जाएंगे तो एक पीढ़ी पूरी निकल जाएगी, हुआ भी ऐसा है, एक पीढ़ी पूरी निकल गई, उसके बाद अगली पीढ़ी को भी मुमकिन न हो पाया इंसाफ? देखिए भुवनेश जी, इस बार जितने भी हमारे उपभोक्ता थे उनको कहाँ ही आसरा चाहिए था, वो न्यायालयों ने उनको आसरा दिया है। सारे न्यायालयों ने सबकी डिलीवरी इंश्योर कराई है। अगर उनके प्रोजेक्ट देरी से मिल रहे थे तो उस पर डिले कॉम्पनसेशन का प्रावधान लेके आए हैं। उसके बाद जुडिशियल एक्टिविज्म देखा गया है कोर्ट्स के दौरान, और एक सॉफ्ट रुख देखा गया है उपभोक्ता के लिए। उन्होंने जहां पर डिलीवरी नहीं मिल पा रही थी वहां 18% से पैसा लौटाने की बात भी की है। तो उपभोक्ता के लिए कोर्टों ने बहुत अच्छा रुझान दिखाया है। आज का उपभोक्ता हमारे न्यायालयों पे, हमारे जुडिशियल सिस्टम पे बैंक अपॉन कर सकता है कि कहीं उसको न्याय जरूर मिलेगा। और एक टाइम जो आप कह रहे हैं कि एक पीढ़ी निकल जाती थी, वो अब नहीं है। NCDRC 1 से 1.5 साल में जजमेंट दे रहा है, बहुत ही तेजी से काम कर रहा है आज के दिन। चलिए, जाहिर तौर पर इसी वजह से अब कहीं ना कहीं लोगों का कोई उम्मीद बंधी है न्याय व्यवस्था को लेकर, खासतौर पर जो एंड यूजर्स हैं उन्हें। एक कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, विनीत है IP एक्सटेंशन से। जी विनीत जी। जी विनीत जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? विनीत जी, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए, लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। अगले कॉलर हमारे साथ उत्तम नगर से सर्वेश हैं। जी सर्वेश जी। जी सर, नमस्कार सर। जी नमस्कार जी सर, मैं एडवोकेट आदित्य जी से बात करना चाहता हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल, वो सुन रहे हैं। सर, मैंने एक छोटा सा सर इन्वेस्ट किया है बहरोड इंडस्ट्री एरिया में। जी जी सर, जो कि जिसकी वो 50 गज का सर प्लॉट है। सर वो उसकी मैं ये जानना चाहता हूँ सर कि वहाँ पे कुछ डेवलप होगा या सर मैं अपना पैसा रिटर्न करवा लूँ? इसका आपको जवाब मतलब चूंकि कानून से जुड़ा हुआ मसला नहीं है, प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ है, तो प्रदीप जी दे पाएंगे। लोकेशन एक बार फिर से बताइए, थोड़ी आपकी वॉल्यूम कम आ रही है। हेलो। हाँ, लोकेशन IP एक्सटेंशन इंडस्ट्रियल एरिया ना? हाँ जी हाँ जी। आपने IP एक्सटेंशन इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉपर्टी ली हुई है? 50 गज का प्लॉट लिया है। ओके, देखिए मेरे को IP एक्सटेंशन प्रॉमिसिंग एरिया लग रहा है जहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी है, और फ्यूचर में भी आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगेन ओवरऑल मार्केट बहुत पॉजिटिव साइन नहीं दे रही है, क्योंकि प्रॉपर्टी आपकी छोटे साइज की है। तो मेरे को लगता है कि आपको आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न मिल सकता है। लॉन्ग टर्म विजन रखिए, शॉर्ट टर्म मत रखिए। जी
अदालत को लेकर अगर हमने आदित्य जी, जहाँ तक तमाम फैसलों की बात आई, अब हम नोटबंदी के बाद, रेरा के बाद रियल एस्टेट सेक्टर को अगर कानूनी तौर पर हम देखते हैं कितना पारदर्शिता देखते हैं, और अब अगर कोई एंड यूजर को इसमें इंटर होना चाहिए तो कानूनी रूप से उसे क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कानूनी रूप से उसे काफ़ी जो प्राविधान आया है रेरा, उसके बाद बहुत चीज़ें साफ हो गई हैं कि आपको बिल्डर बायर एग्रीमेंट कम से कम पढ़ना चाहिए एक बार, कि आपको इंश्योर करना चाहिए आपको डिलीवरी कब मिलेगी। पहले ये हो रहा था एडवांस पेमेंट 1 साल पहले ली जाती थी, उसके बाद 1 या 1.5 साल बाद बिल्डर बायर एग्रीमेंट आता था जिसमें लिखा होता था कि 4 साल के बाद उनको ये फ्लैट मिलेगा। तो अब बिल्डर बायर एग्रीमेंट तभी साइन होता है जब आप पहला पेमेंट करेंगे। जो पैसे हैं वो एस्क्रो अकाउंट में 70% रहते हैं, तो आपका पैसा ऐसा नहीं है कि किसी और प्रोजेक्ट में लगा दिया जाएगा। इसके अलावा न्यायालयों ने काफ़ी चीज़ों पे बहुत क्लैरिटी दी है। एक माध्यम है सर्विस टैक्स पे क्लैरिटी आई है कि सर्विस टैक्स बिल्डर को देय है और उपभोक्ता को नहीं है। अगर उपभोक्ता से लिया गया है ये पैसा तो उपभोक्ता बिल्डर से वापस ले सकता है, और ये राष्ट्र स्तर पे जजमेंट दिया है दिल्ली हाई कोर्ट ने। तो आने वाले टाइम में उपभोक्ता के लिए बहुत ही क्लियर और क्रिस्टल किया है कोर्ट्स ने कि क्या कैसे उनको एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना चाहिए। एक एचवैट को भी लेके बड़ा जी एचवैट को लेके एमनेस्टी स्कीम लेके आई है हरियाणा सरकार। पहले 4% बिल्डर को देय होता था, अब उन्होंने कहा है कि 1% में एमनेस्टी की सहूलियत से वो दे सकते हैं 1% पे। बट इस पे एक क्लैरिटी चाहिए होगी दोबारा सरकार से कि ये बिल्डर को दे है या बिल्डर अपने उपभोक्ता से मांग सकता है, जो कि सर्विस टैक्स में क्लियर कर दिया गया, बट एचवैट में अभी ये क्लियर होना बाकी है। लेकिन मैक्सिमम डेवलपर्स अपने ना भुवनेश बीबीए के अंदर, बिल्डर बायर एग्रीमेंट के अंदर ये मेंशन कर देते हैं कि जो भी टैक्सेस हैं वो बायर पे करेगा। तो इसी का हवाला देते हुए कई डेवलपर्स इसको बायर से क्लेम कर रहे हैं। तो जहां तक मैं समझता हूं इस पे थोड़ी सी और क्लैरिटी, जैसे अभी आदित्य जी बता रहे हैं, थोड़ी और क्लैरिटी आने की जरूरत है कि क्या ये डेवलपर क्लेम कर सकता है बायर से या नहीं कर सकता। तो ऐसे केस के अंदर बायर्स के लिए जब डेवलपर डिमांड करता है तो आप अंडर प्रोटेस्ट पे करें, वो आपके लिए सेफ होगा। कल को कोई आपको ऐसा जजमेंट आता है तो आप उसे रिफंड क्लेम कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी, एक बात बताएंगे, नोटबंदी के बाद जो हम कह रहे थे रियल एस्टेट की कमर टूटेगी, एक स्लो डाउन आएगा रियल एस्टेट को, और हमने कहा भी, कई एक्सपर्ट्स का भी कहना है। अब इसे नोटबंदी की इस स्थिति के बाद में आप उसे फिर से खड़ा होते कितने दिनों में देखते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म में तो उठता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ लॉन्ग टर्म में जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी, क्योंकि रेरा आने के बाद बहुत क्लैरिटी आएगी रियल एस्टेट में, डेवलपर्स की मनमानी तो एक तरह से बंद हो जाएगी। प्राइस भी मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से उसे लेके आना पड़ेगा जो मार्केट में एक्सेप्टेबल होगा। डेवलपमेंट जो पोजीशन में डिले है वो भी अब नहीं हो पाएगा। देखिए, रियल एस्टेट में डीमोनेटाइजेशन का जो इफेक्ट पड़ा, वो ब्लैक मनी जो है वो खत्म हुई है एक तरह से। तो मैं समझता हूं कि इससे रियल एस्टेट के अंदर बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी आएगी, एक अकाउंटेबिलिटी आएगी, और जो प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स हैं वो अब तक बहुत खुल के इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि इसके अंदर करप्शन भी रियल एस्टेट के अंदर कहीं ना कहीं नजर आती थी। तो उनका रुझान भी बढ़ेगा, लेकिन इसके लिए 6 महीने से साल भर का समय मेरे को नजर आ रहा है। 2017 सेकंड हाफ के अंदर आप इसमें पॉजिटिव रिजल्ट्स देख सकते हैं। इसमें एक और बात है बहुत महत्वपूर्ण है, ये देखिए, अब एंड यूजर डिमोनेटाइजेशन आने से एंड यूजर विल बी द बायर, वो बिल्कुल प्रॉपर्टी खरीदेंगे, ना कि इन्वेस्टर। मैं इसी सवाल पे आ रहा था असल में, क्योंकि जब एंड यूजर बायर होगा तो उस सूरत में फिर बाकी जो भी बनेगा वो उसी के लिए बनेगा जो उसको रहने के लिए खरीदेगा। इससे प्रॉपर्टी प्राइस करेक्शन होगा। जी जी जी, बड़े टिकट साइज की प्रॉपर्टी में तो ऑलरेडी इस टाइम हो चुका है। अफोर्डेबल सेगमेंट में बहुत ज़्यादा, मुझे 25 से 50 लाख के बीच में बहुत ज़्यादा करेक्शन नज़र नहीं आ रही है, लेकिन हाँ ओवरऑल रेट एंड यूज़र का ही रहेगा। स्पेकुलेटर्स, इन्वेस्टर्स मार्केट से पूरी तरह एलिमिनेट हो जाएंगे। अब जो बायर की मार्केट है वो बायर की ही मार्केट रहेगी, और डेवलपर को भी समझ के उस हिसाब से अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग या उसी प्रकार से अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन करना पड़ेगा। भुवनेश जी, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण है कि रेरा में जो प्रॉपर्टी डीलर्स या रियल एस्टेट एजेंट्स होते थे, उनकी भी जवाबदारी मान्य कर दी गई है। तो कुछ ऐसे इमेजिनरी या इल्यूजनरी प्रॉमिस करके वो प्रॉपर्टी नहीं बेच सकते हैं, अब उनकी भी जवाबदारी बनेगी। यानी उन सबको उसके तहत रजिस्ट्रेशन में जाना बिल्कुल, उनको भी रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब संवाद का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए आपकी प्रॉपर्टी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है आपकी प्रॉपर्टी में। हम बातचीत कर रहे हैं कि 2000 साल आखिर कैसा रहा रियल एस्टेट के लिहाज से। रियल एस्टेट में क्या ऐसी घटनाएं हुई 2000 साल में जो कहीं ना कहीं टर्निंग पॉइंट्स कही जा सकती हैं, इस पर बातचीत हमारी आगे भी जारी रहेगी। कॉलर इस वक्त हमारे साथ कंचन जुड़े हैं नोएडा से। जी कंचन जी। जी हाँ जी सर, मैंने फ्लैट बुक कराया। देखो मैं सीनियर सिटीजन हूँ, आज मेरे को 2010 में बुक कराया था, अभी तो कुछ अता पता नहीं लग रहा। कहाँ पर कराया था? ये अपना 110 सेक्टर नोएडा। किस बिल्डर का था? वो इसका 3C कंपनी का। ठीक है। आपने कब कराया था? 2010। उन्होंने पोजीशन का कब बोला था? 13। अब आप दोनों मेरे हिसाब से बारी बारी से, प्रदीप जी आपके हिसाब से क्या करें? देखिए मैं तो समझता हूँ अब लीगल रूट अपना लेना चाहिए। आदित्य जी और थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे। कंचन जी, अगर आप अकेले हैं या आपके साथ कुछ और लोग भी हैं तो आप सब जो मिलके NCDRC यानी राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम जा सकते हैं और अपने फ्लैट की पोजेशन और उस पर डिले पेमेंट मांग सकते हैं और आपको हर्जाना भी दिया जाएगा मेंटल एग्नी का और लिटिगेशन का। कोर्टों ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया हुआ है इस समय। आपको मेरी ये एडवाइस है, आप आज ही किसी वकील से कांटेक्ट करें और उनके पास सारे अपने समक्ष सारे पेपर लेके जाएं और NCDRC अप्रोच करें। जी आदित्य जी, इस पर हम बात कर रहे थे साल भर के जो बड़े एडजस्टमेंट, तो NCDRC हम साल पूरे 2016 की बात करें तो ऐसे क्या मेजर मूवमेंट रहे जिसे हम कह सकते हैं टर्निंग पॉइंट रहे? देखिए बहुत सारे इस बार कम से कम 5 या 6 टर्निंग पॉइंट रहे। मैं 2 महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट से बात करना चाहूंगा। एक है जो क्लास एक्शन सूट जो हमने विदेशों में सुना है वो भारत में भी लाया गया उपभोक्ता के लिए। अगर आपके प्रोजेक्ट में 700 से 800 लोग उपभोक्ता हैं तो 700 से 800 लोगों को एक साथ जाने की जरूरत नहीं है। 10 से 15 या 5 से 6 लोग भी जा सकते हैं। उन 700 लोगों को रिप्रेजेंट करने 12(1)(c) एक प्राविधान है उसके अंदर, और अगर और उस पर सबके के राइट्स के लिए आप आर्ग्यू कर सकते हैं। उसके अलावा एक DLF पंचकुला वैली का जजमेंट था जिसमें कोर्ट ने बहुत ही सॉफ्ट रुख अपनाया सीनियर सिटीजन्स के लिए भी। उन्होंने बल्कि उनमें एक उपभोक्ता थी जो कि एक शहीद की माता जी थी, उनको बहुत सालों से प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा था। बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हुए बिल्डर के अगेंस्ट उन्होंने जजमेंट दिया और उसमें प्रतिदिन अगर देरी होती है 5,000 रुपये का कॉम्पनसेशन भी ये मान्य किया है। उसके अलावा NCDRC ने ये निश्चित किया कि बिल्डर बायर एग्रीमेंट तभी दिया जाए जब आप बुकिंग अमाउंट लेते हैं, ना कि उसके बाद। इसके बाद अभी बीती 20 तारीख को NCDRC ने एसोसिएशंस, कौन सी कंज्यूमर एसोसिएशंस उनके समक्ष आ सकती हैं उपभोक्ताओं के लिए, उस पर भी लार्जर बेंच पे रेफर किया हुआ है मैटर। तो एक बार देखा जाए तो जुडिशियल एक्टिविज्म का दौर जो PN भगवती और विजय कृष्णा अय्यर के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने अपनाया था, वही इस बार NCDRC ने अपनाया है और देश के उपभोक्ताओं के लिए। आदित्य जी, आपको ये नहीं लगता कि 12(1)(b) के ऊपर जो जजमेंट में थोड़ा सा टाइम ले लिया गया है, क्योंकि कौन कौन सी एसोसिएशन इसके अंदर आएंगे, कौन सी नहीं आएगी, तो इससे मेरे को लगता है कि बायर्स के लिए जो ग्रुप में लोग ऑलरेडी कर रहे थे केस, तो उनके लिए कहीं हद तक काफी ज्यादा डिले भी हो गया। जी देखिए, डिले होगा और बिल्कुल होगा मानना, लेकिन एक क्लैरिटी आ जाएगी, वरना बिल्डर बार बार जाके उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करते, वापस उस लॉ की इंटरप्रिटेशन होती। एक बार इंटरप्रेट हो जाएगा, जैसे 12(1)(c) हुआ अमरीश कुमार शुक्ला वाले जजमेंट में, ऐसे 12(1)(b) में भी क्लैरिटी काफी कुछ आ जाएगी। देरी है, कहते हैं देर आए बट दुरुस्त आए। एक कॉलर हमारे साथ में इस वक्त जुड़े राजेश गुप्ता जी हैं नोएडा से। जी राजेश जी। यस, हेलो जी राजेश जी बताइए। हाँ जी सर, मैंने जो है नोएडा एक्सटेंशन जो है ना, हाँ यमुना एक्सप्रेस वे पे मैंने प्रॉपर्टी लिया था, तो मुझे प्रदीप मिश्रा जी से बात करनी है। हाँ बिल्कुल सुन रहे हैं, बताइए। मिश्रा जी, तो अब ये बताइए, जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के जो फ्लैट हैं उनके लिए बात करने के बाद मुझे कंफर्म करना था, ये 22D में जो मेरा फ्लैट है बुक हुआ था उसका कंफर्म करना था कि उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन स्टेज क्या है, मेरे को ये बताइए आप। मेरा ये है कि मेरे को जो यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी में जो डेवलपमेंट गवर्नमेंट के थे फ्लैट, ठीक है, उनका जो है प्रॉब्लम आगे तो नहीं होगा इशू? जी देखिए, अथॉरिटी की प्रॉपर्टी है, उसमें करीब प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पैचेस अभी भी हैं जो कि पूरी तरह से एक्वायर नहीं हो पाए हैं। तो आपको पहले वो चेक करना पड़ेगा कि आपका जहाँ पे आपको अलॉटमेंट मिली हुई है उस पैच को एक बार चेक कीजिए। अगर कंस्ट्रक्शन शुरू ही नहीं हुई है तो ये वार्निंग साइंस हो सकते हैं, आपको आगे कदम उठा लेना चाहिए। लेकिन अगर वहाँ काम चल रहा है तो इसका मतलब प्रॉपर्टी एक्वायर्ड है और अथॉरिटी उस पर काम कर रही है, और वहाँ पे अथॉरिटी की अगर प्रॉपर्टी है तो आपको बहुत ज़्यादा चिंता की कोई वजह मेरे को नज़र नहीं आ रही। जी
चलिए, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे, फौरन हाजिर होंगे। आपकी प्रॉपर्टी जारी है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आपकी प्रॉपर्टी में एक कॉलर हमारे साथ में जुड़े हैं, नोएडा सेक्टर 62 से सागर जी हैं। जी सागर जी। हाँ जी प्रदीप जी, मैंने आपसे कुछ हफ्ते पहले भी बात किया था। मेरी प्रॉपर्टी जेपी ग्रीन्स में है। ठीक है। और मैंने रेरा के एक्ट के अंडर पूछा था कि मैंने 2010 में प्रॉपर्टी बुक की है और अभी तक उन्हें पोजीशन दिया नहीं है। 2013 में उनको देना था और आपने मुझे कहा था कि कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है क्या नहीं पूछने के लिए। तो उन्होंने अभी तक तो कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए तो अप्लाई किया हुआ नहीं है। ठीक है। बट वो कंफर्म भी नहीं कर रहे कि वो रेरा के अंडर मुझे जो इंटरेस्ट मिलना चाहिए लेट पेनल्टी का वो देंगे क्या नहीं। नहीं, अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है तो आप बेफिक्र हो जाइए, आपकी प्रॉपर्टी रेरा के अंदर आएगी। देखिए, नोटिफाई हो गया है यूपी के अंदर, लेकिन अभी अथॉरिटी नहीं बनी है, ट्रिब्यूनल नहीं बना है, तो इस कारण से डेवलपर थोड़ा सा टाइम एंजॉय जरूर कर सकते हैं। लेकिन बाय द टाइम जैसे ये चीज़ें बनती है तो आपकी प्रॉपर्टी उस दायरे में आएगी। थोड़ा समय मान के चलिए, 3 से 4 महीने आप थोड़ा सा और होल्ड कीजिए। उसके बाद आप रेरा के अंदर अगर डेवलपर उस कंडीशंस को आपको नहीं पे कर रहा है जो रेरा के अंदर आती हैं, तो आप उसके लिए आगे रेरा के अंदर कंप्लेन कर सकते हैं। प्रदीप जी, मैं इनसे अगर पूछना चाहूँ, कौन सा प्रोजेक्ट है आपका जेपी ग्रीन के अंडर? केंसिंगटन पार्क में है जी। देखिए, अगर उसमें अगर जितना मुझे पता है 12(1) एप्लीकेशन एनसीडीआरसी में पेंडिंग है, आप उसमें जाके इम्प्लीटमेंट मांग सकते हैं। उसके अंदर भी आपको पेनल्टी, इंटरेस्ट और चीज़ें जो आपका मेंटल एग्नी कंपनसेशन है, लिटिगेशन चार्जेस हैं, वो भी दिए जाएंगे। अगर आपसे कार पार्किंग गलत ली गई है या सर्विस टैक्स लिया गया है तो वो भी उसमें डील हो रहा है। तो आप पहले ये पता कीजिए आपकी कोई क्लास एक्शन लिटिगेशन पेंडिंग तो नहीं है एनसीडीआरसी में। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी। आदित्य जी, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। 2000 साल के बीतने के साथ ही उम्मीद अगले साल से की जानी चाहिए कि बहुत पारदर्शिता आएगी, प्राइस में करेक्शन होगा। अफोर्डेबल हाउसिंग की परिभाषा में वही प्राइस लिमिट रहेगी जो अफोर्ड की जा सके। इन तमाम उम्मीदों के साथ आपकी प्रॉपर्टी में फिलहाल इतना ही।